इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब गाज़ा में हालत किसी नर्क से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गाज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इसराइल ने गाज़ा में। ऊपर से लगातार बमबारी जो हो रही है वो, और गाज़ा में जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंग थी गाज़ा में जिन्हें इसराइल एयरलाइंस के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट के मुताबिक 2800 से ज़्यादा फ़लस्तीन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हज़ारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल और स्कूल में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन की शेल्टर में भी पानी ख़त्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि गाज़ा में हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफ देखने को मिल रही है। महमूद मतार, गाज़ा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से ओवरवेलमेड हो चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी ख़राब है। मैं अभी पानी की तलाश में हूँ। गाज़ा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। 60 पेशेंट हैं डायलिसिस पर, करीब 35 पेशेंट ICU में जिन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। फ्यूल ख़त्म हुआ तो इन्हें बचा कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल ने बताया कि एक लौता ऑन कॉलेज ये हॉस्पिटल गाज़ा में 48 आवर के अंदर शट डाउन हो जाएगा। अगर हालत ऐसी ही चलती रही तो सारे कैंसर पेशेंट बिना क्रिटिकल केयर रह जाएंगे। गाज़ा के नक्शे पर एक बार नज़र डालें दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जगह है, सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। स्ट्रिप न्यूयॉर्क शहर के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा कि ये कितनी छोटी जगह है। एवन दिल्ली से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वार शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्सिस्टेंटली इजरायली सर्विलेंस के अंडर में रहते थे और इजरायली परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच चुकी है। सही सुना आपने। यही वजह है कि एस्टिमेट के मुताबिक अभी जितने भी लोग इस वार में मारे गए उनमें से करीब 60% औरतें और बच्चे हैं गाज़ा में। लेकिन इतने बुरे हालात वार शुरू होने से पहले भी गाज़ा में थे कि इसराइल के क्रिटिक्स गाज़ा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन करके पुकारते थे, मानो ये ज़मीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक हमला किया था जिसकी वजह से वार शुरू हुई। लेकिन उसके रेस्पॉन्स में इसराइल लगातार गाज़ा पर हमले किए जा रहा है। गाज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीन सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं। और अब पूरा का पूरा गाज़ा नरक बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट देना गाज़ा की जनता को इसराइल जो कर रहा है वो किसी भी आतंकवाद से कम नहीं है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सपेक्टेबल है। लोगों की हेल्प के लिए दवाइयाँ और खाने की सप्लाई तो कम से कम पहुँच सके। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सिमिलर चीज़ कही। इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए गाज़ा में, और हमास को इजरायली हॉस्टेज को रिलीज़ कर देना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। ऐसे हालातों में इमेजिन करके देखो, अगर आप गाज़ा में रहने वाले एक आम इंसान होते तो आप पर क्या बीतती। आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, आप खाना नहीं ला सकते कहीं से, और फिर एक दिन आप अचानक से देखते हैं आसमान से कुछ पर्चे टपक रहे हैं। उन पर्चों पर इसराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप के, वो सारे एवोक्यूएट करके साउथ में चले जाएं। गाज़ा स्ट्रिप पर चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है और अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो और साउथ में जाओ अगर जिंदा बचे रहना है।
एस्टिमेट के मुताबिक करीब 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। आईडीएफ ने सबको वार्निंग दी कि एवोक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशन के खुद के जो शेल्टर थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो सेफ नहीं थे। नॉर्दर्न गाजा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल, क्लिनिक किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRAW ने पॉइंट आउट किया कि कैसे बहुत सी औरतें, बच्चे, ओल्डर लोग जो मूव नहीं कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो एवोक्यूएट कैसे करेंगे। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर को स्ट्रांगली कॉन्डिमेट किया। 22 हॉस्पिटल हैं नॉर्दर्न गाजा में, जिनमें 2000 से ज़्यादा पेशेंट हैं। आखिर हॉस्पिटल को कैसे वैक्यूएट किया जाएगा? इसके बावजूद भी इजराइल मिलिट्री ने कहा कि करीब 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एरिया में वैक्यूएट करके साउथ में चले गए। 5 लाख लोगों ने एवोक्यूएट नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो वैक्यूएट करके साउथ में चले आए। लेकिन क्या इसका मतलब आप बमबारी से बच जाओगे? Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. हमें इंसिडेंट्स देखने को मिले सेंट्रल गाजा में करी गई एयर स्ट्राइक के, जहां पर परिवारों के घर चकनाचूर हो गए। सदर्न गाजा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस सदर्न गाजा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए गए। BBC के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सदर्न गाजा में हुई एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया कि रूफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई। इनके मुताबिक रफा क्रॉसिंग पॉइंट वाले एरिया पर इजराइल ने कम से कम 3 बार हिट किया। ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिए इस जगह को। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट के बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि अगर गाजा में कोई जगह सेफ नहीं है तो लोग ऑब्वियसली गाजा से बाहर जाने की सोचेंगे। एक तरफ समुद्र है जहाँ जाया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ इजराइल का देश है जहाँ ऑब्वियसली जाया नहीं जा सकता। तो एक लौती जगह जो आपके लिए भागने के लिए बची है वो साउथ में इजिप्ट का देश, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, रफा बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी और अरब देशों का कहना है कि ये अनएक्सपेक्टेबल है कि पहले पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज उनके देशों में आकर रहने लगे, क्योंकि पहले पैलेस्टीनियन की उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी ज़मीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इन सब के बीच ये वार एक्सकलेट होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखने को मिले। इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान का देश, जहाँ पर हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास ग्रुप की तरह हिजबुल्ला को भी ईरान के द्वारा बैकेट किया जाता है, और हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ऑलरेडी एक वार हो चुकी है साल 2006 में, जो कि 1 महीने तक चली थी। अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ब्रीफ रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर करी गई थी लेबनान से, जो कि नॉर्दर्न इजराइल के टाउन में गिरी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इजराइल ने अपने सिविलियन को ऑर्डर किया है कि वो लेबनान के पास के बॉर्डर को एवैक्यूएट कर दें। गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम दोनों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हम दोनों को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।